हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। पर उससे पहले कुछ बेसिक टर्म जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताए थे, एक बार फिर से मैं आपको उसको रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास एक कनकेव मिरर का स्ट्रक्चर है। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इनवर्ट की तरफ होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इसके बैक साइड वाला जो पार्ट होगा, ये बैक साइड वाला जो पार्ट होगा, ये आपका क्या होगा, पेंटेड पार्ट होगा। अभी जस्ट मैं आपको कुछ मिनट्स में इसको डिस्प्ले कराता हूँ कि कैसे कनकेव मिरर आपको डिस्प्ले होता है। ये कनकेव मिरर, इनमें कुछ बेसिक टर्म्स थे, उसी को मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है इस तरह की इमेज, इस तरह की मिरर। ओके, एक रेफरेंस लाइन होती है जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का सरफेस और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे लाई करती है ये कहलाता है क्या, पोल कहलाता है। पोल, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस स्फीयर से इस टाइप के मिरर को कट किया गया है, जिस स्फीयर से इस टाइप के मिरर को कट किया गया है, वो स्फीयर का जो भी सेंटर होगा वो सेंटर कहलाएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी से। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का मिडिल पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहलाता है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस, ऐसी भी डिस्टेंस पाएंगे, ये है डिस्टेंस। यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस ये कहलाती है क्या, फोकल लेंथ कहलाती है। फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि ये पूरी डिस्टेंस का ये पार्ट हाफ है। इसका मतलब क्या कि स्मॉल एफ जो फोकल लेंथ है, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरी डिस्टेंस के हाफ के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, इसके बाद ये जो ओपनिंग है, यहां से यहां तक की जो ओपनिंग है, इस मिरर की जो ये ओपनिंग है, ये अपर्चर कहलाती है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये अपर्चर कहलाता है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था कौन कौन से रूल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। वो रूल्स भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास कनकेव मिरर है तो इस कनकेव मिरर में अगर लाइट रे, कौन सी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था कि व्हेन अ इंसिडेंट लाइट रे passes from focus then after reflection it will parallel to the principal axis। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होके उस मिरर पे स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या था कि व्हेन अ लाइट रे और इंसिडेंट रे मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट अगर पास होती है तो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए रिटर्न बैक हो जाती है। ये थर्ड रूल था। एक रूल और भी था, कौन सा, व्हेन अ लाइट रे मेक्स एन एंगल ऑफ आई विथ द पॉइंट पी और पोल, जो भी एंगल आई बनता है इस इंसिडेंट रे के थ्रू पोल के साथ, पोल की या नॉर्मल के साथ, सेम उसी एंगल के साथ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। कब, जब वो पोल पे स्ट्राइक करती है। ये 4 बेसिक रूल थे। अच्छा, रूल का मतलब क्या कि अभी हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है और इमेज की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या कि इमेज का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या कि वो रियल है या वर्चुअल है। रियल इमेज मैंने आपको बताया, रियल इमेज कैसी इमेज होती है, ऐसी इमेज जिसमें रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर रही होती है। अच्छा, मीट होने के लिए पता है आपको कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी? बिल्कुल। अगर आपके पास सपोज कुछ इस तरीके की एक रेज है और आपको मीटिंग पॉइंट दिखाना है, तो मीटिंग पॉइंट के लिए आपके पास रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में एक ही रे है।
मीटिंग के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में एक और रे की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तभी आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बता सकते हैं। और जैसे ही आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसी पोजीशन पे आप ये बता सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके केस में? किसी भी मिरर की केस में बात करता है। ओके, तो नेचर से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। अच्छा, अगर रियल होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होगी, वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट फॉर्म में होगी। इरेक्ट का मतलब होता है क्या? सीधा। जैसा हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम सीधे सीधे दिखते हैं, हमारा हेड ऊपर होता है तो इमेज में भी हेड ऊपर की तरफ दिखता है, नीचे वाला पार्ट आपका जैसा ऑब्जेक्ट में है वैसे ही इमेज में दिखता है। ये कहलाता है क्या? इरेक्ट कहलाता है। यदि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट सपोज मैंने ऐसा रखा है और डिस्प्ले कैसा हो जाए, कुछ ऐसा डिस्प्ले हो जाए, इसका हेड इसके टेल में कन्वर्ट हो जाए, देन ये इमेज हो जाती है कैसी? इन्वर्टेड इमेज हो जाती है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें। ओके, नेचर सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि नेचर क्या है इमेज का। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे क्या कि वो इमेज की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे उसका क्रिएशन हुआ, एंड देन लास्ट में हम लोग बताएंगे क्या कि उसका साइज क्या है, उस इमेज का साइज कैसा, ध्यान से देखने चलिएगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग होगी अपनी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। यहां पे टोटल 6 केसेस बनते हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे केसेस बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखते जाइए। ओके, और इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अपने पास एक कनकेव मिरर है। ओके, इस कनकेव मिरर में ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये है आपका पेंटेड पार्ट जहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। एक चीज और समझिएगा, ये जितने भी हम लोग मिरर की स्टडी कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे लेंस की स्टडी करेंगे, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रख के ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, जरूरी नहीं है किसी भी मिरर को हम लोग हमेशा इसी तरीके से रखें, लेकिन इसकी थ्योरी को समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक बेस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। कैसा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इस मिरर के लेफ्ट साइड में रखा होगा। ये मिरर है आपका और इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा हम लोग दिखाएंगे। ये चीज आपके मिरर में एज वेल एज लेंस के सभी केसेस में सेम होगी। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये मिरर भी आपको कुछ ऐसे ही डिस्प्ले करके रखना है कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी किस तरफ हो, लेफ्ट साइड में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहला केस हम लोग देखते हैं क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है उस समय पे इमेज कैसी बनती है, ध्यान से देखिएगा। ये है पोल, ये है इसका फोकस एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब डायरेक्टली आप इस तरह के डायग्राम में इस सी, एफ और पी को यूज कर सकते हैं। इसको पूरे वर्ड्स के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सी लिख सकते हैं, सी रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ लिख सकते हैं, एफ रिप्रेजेंट करता है फोकस, या कई बार इसे प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जाना जाता है। पी, पी रिप्रेजेंट करता है पोल। ओके, आगे देखिएगा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, कहीं बहुत दूर पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो हम लोग को अब चाहिए क्या कि दो रेज का कॉम्बिनेशन दिखा लें, ताकि दो रेज की कॉम्बिनेशन से हम लोग को मिल जाए दो रेज का रिफ्लेक्टेड रे, दो कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्टेड रेज का मिल जाए, और जिससे हम लोग ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि वो रे आपस में मीट कहाँ कर रही है या फिर कहाँ पे अपीयर होती हुई मीट हो रही है। अगर कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये इमेज का नेचर क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। कैसे, देखते हैं ध्यान से। इनफाइनाइट से जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से जो भी रे आ रही है उसको कंसीडर करते हैं कैसा कि वो रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रूल में क्या होता है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम फोकस, तो वो फोकस से पास हो जाती है। ओके, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास हो जाती है।
ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक रे तो मिल गई, लेकिन मुझे एक रे से बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कम से कम मुझे 2 रिफ्लेक्टेड रे की रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाऊँ, है ना। बिल्कुल। तो मेरे पास सेम वही कंडीशन और एक बार बन जाती है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रखा हुआ, उससे अगर इंसिडेंट रे मूव होकर आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो स्ट्राइक होने के बाद अगेन कहाँ से मूव हो जाएगी? इस फोकस से मूव हो जाएगी। ये फोकस ही वो पॉइंट होगा जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही होगी। तो इमेज का क्रिएशन कहां पे होगा? एट फोकस पे ही होगा, एट फोकस पे होगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं जहां पे हम लोग समझ रहे हैं हर केस की 1 by 1 इनकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, कि इमेज नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज। सेकेंड समझेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड समझेंगे साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है। ओके, 1 by 1 तीनों चीजें आप ऑटोमेटिकली देख के बता सकते हैं। ये हर केसेस में हम तीनों प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करेंगे। आप बता सकते हैं ना नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। नेचर मीन्स ये रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। रियल तब होती है जब रियल रेज आपस में मीट कर रही है, और अपने इस केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रियल रेज आपस में मीट कर रही है। रियल रेज कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेज। जब रियल रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं तो वहां पे क्रिएशन होता है जिस इमेज का, उसे बोलते हैं क्या? रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज, रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होती है, हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। इस वजह से यहाँ पे इसके नेचर में हम लोग रियल इमेज एंड इन्वर्टेड लिख देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लिख देते हैं। रियल इमेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? मुझे पता है कि जहां कहीं पे भी इसका इंटरसेक्शन होता है ना, वहीं पे क्रिएशन होता है इमेज का। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है एग्जैक्टली एट एफ पे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? पोजीशन एट प्रिंसिपल फोकस या ओनली फोकस। ओके, या फिर इसको कैसा लिख सकते हैं? एट एफ लिख सकते हैं। ये भी गलत नहीं होगा। एट एफ का मतलब एग्जैक्टली एट फोकस। साइज कैसा होगा इमेज का? जब कभी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है ना, तो बहुत छोटे साइज की इमेज बनती है एट फोकस पे, जिसे हम बोलते हैं क्या? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, जिसे हम लोग कई बार पॉइंट साइज भी बोल लेते हैं। पॉइंट साइज की इमेज क्रिएट होती है कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली एट फोकस पे होता है। रियल रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो रियल इमेज कहलाती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। फोकस पे इसकी पोजीशन होती है, हाईली डिमिनिश्ड इसका साइज होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं केस नंबर 1 की, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है। इसे नोट कर लो। देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें इन सभी की नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये नोट्स आपके जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपके पास रेडी हो जाए। तो उसे जो है रेडी कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर स्टडी में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसे रेडी कर लिए, देन इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस को ध्यान रखिएगा, कैसा क्या बताना चाह रहे हैं। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस आपके पास एक कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज योर होल प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अभी ऑब्जेक्ट कहां पे था? सबसे पहले केस में एट इंफिनिटी पे। अब उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? इस मिरर के पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो बहुत दूर था, अब उसको लेके आ रहे हैं पास में। कहां पे? बियॉन्ड सी पे लेके आ रहे हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इज एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या? सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा। मैं इसको रख कर दूँ, बिल्कुल रख कर देता हूँ, ज़रा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। बस इतना ही रख कर रहा हूँ। रिमेनिंग ये सारी प्रॉपर्टीज हर केस में मुझे देखनी है, इसलिए इन पार्ट को मैं एज इट इज देखने रहूँगा। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज
प्लेस्ड एट बिहाइंड बियॉन्ड सी, तो क्या होगा, देखिए बात मैंने इससे पहले बताई थी क्या, कि ये मैंने ऑब्जेक्ट को असाइन किया हुआ है बियॉन्ड सी पे। जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ए और बी के नोटेशन को यूज करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसे बनती है उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग को 2 रूल कंसिडर करने हैं। क्यों 2 रूल? बिकॉज एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्यों? क्योंकि 2 रेज अगर होंगी ना तभी उनका मीटिंग पॉइंट हम पता कर सकते हैं, सिंगल रेज से ऐसा पता नहीं कर सकते। इसलिए एक रूल तो मेरे पास बहुत इजी वाला है, कौन सा, कि व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रूल मुझे बहुत अच्छे से याद भी हो गया है कि जब कभी भी ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होके जाएगी, फोकस से ही पास होके जाएगी। ये तो क्लियर था, है ना? बिल्कुल। इसके बाद मेरे पास जितने भी रूल है ना, उन सभी रूल में से किसी भी रूल को कंसिडर कर सकते हैं। जो रूल आपको मन करता है वो रूल कंसिडर कर लीजिए। एक आप पैरेलल कंसिडर कर लिए, ये हो गए इंसिडेंट रे और ये हो गए रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और मुझे रिक्वायर्ड होगी ताकि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, वहां पे मैं फॉर्म कर सकूं इमेज का। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से एक रे और मैं पास कराता हूं कुछ इस तरीके से। उसको देखिएगा कि मैं यहां से स्ट्राइक करता हूं पोल पे, जिस एंगल के साथ वो पोल पे स्ट्राइक करती है उसी सेम एंगल के साथ वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ ऐसा रूल नंबर 4 में मैंने बताया था। ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। और मुझे अब क्लियरली दिख रहा है क्या, कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये, और दोनों के मीटिंग पॉइंट पे ही क्रिएट हो जाता है क्या, इमेज। ध्यान रखिएगा, इमेज। ये क्या है, ये कैसी इमेज होगी? ये इमेज ऐसी होगी जो ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड फॉर्म में दिखेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इमेज ऐसी दिखेगी, ठीक है। ऐसी इमेज दिख रही है, इसका मतलब क्या, कि इसको आप मेंशन करेंगे B' एंड A' से, और इस तरीके का डायग्राम कहलाता है क्या, रे डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? रे डायग्राम कहलाता है। रे डायग्राम का मतलब एक ऐसा डायग्राम जहां पे आपने रेस के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ओके। अदरवाइज इसका रिवीजन मैं आपको कल फिर से एक बार करा दूंगा। हर डे की क्लास में मैं इससे प्रीवियस डे के रिवीजन को एक बार जरूर ट्राई कर लूँगा। अगर आपके तब तक मुझे डाउट्स मिल जाएंगे तो उससे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ओके, ठीक है। ये रे डायग्राम क्लियर समझ में आ रहा है ना? देखना, एक लाइन रे मैंने पैरेलल ले ली। अगर पैरेलल ली है तो मुझे पास कराना होगा उससे फोकस से, क्योंकि ये रूल कहता है, फर्स्ट रूल कहता है। एंड देन अगर मैंने यहाँ से लाइट रे ऐसे पास कराई जो पोल पे स्ट्राइक करती है, तो जिस एंगल के साथ वो स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल के साथ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जहां पे भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वहां पे मेरा इमेज का क्रिएशन हो जाता है। अब अगर मैं नेचर की बात करूं तो रियल रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है ना, ये रियल रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रियल रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करती हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। आपको इन्वर्टेड अब दिख भी रहा होगा। इससे पहले वाले केस में वो पॉइंट साइज था, इस वजह से आप बता नहीं सकते थे कि वो इन्वर्टेड कैसे है सर, पर यहाँ वाले केस में क्लियरली मेंशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन C एंड F। C एंड F का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एंड साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसे नोट कर लेते हैं। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखिएगा, थर्ड केस देखिएगा। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दूसरा केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, और थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी पे ही रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है एक रूल बहुत क्लियर है, कैसा, कि अगर मैं पैरेलल लाइन ऐसे मूव कराता हूं तो ये हमेशा कुछ ऐसे पास होती है ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज कि जब कभी भी लाइट रे इस फोकस से पास होती है ना, तो वो हमेशा पैरेलल हो जाती है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से।
देखो बेटा, मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ये ड्रॉ करना है ना, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सी पे ही दिखाना है। ठीक है, एग्जैक्टली सी पे ही इसका फॉर्मेशन होता है, ये क्लियर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब कभी भी ऑब्जेक्ट को सी पे रखना होता है तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा सी पे ही होता है। ठीक है, सी पे ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो इमेज का फॉर्मेशन आपको दिखाना है ना, वो कहाँ पे आपको दिखाना है, वो सी पे दिखाना है। इसको स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, इमेज का। आप स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे तो ध्यान से बनाइएगा, सी पे ही, यहाँ पे एग्जैक्टली सी पे ही आपका ये फॉर्मेशन दिखाना है आपको इमेज का, कि इमेज का मीटिंग पॉइंट जो है वो सी पे ही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी है, ए डैश बी डैश है। ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी मीट करती है जिस पॉइंट पे, वहीं पे इमेज का क्रिएशन होता है, और अपने इस केस में ये सी पे ही होता है। इसका मतलब क्या, यहाँ नेचर कैसा हो जाएगा, अगेन ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। इसका मतलब क्या, रियल रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, पोजीशन कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली एट सी, सी पे ही इसका क्रिएशन होगा इमेज का। और साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका इमेज का क्रिएशन होगा। अच्छा, मेरी एक बात समझिएगा, ये जितने भी मैं आपको केसेस लिखवा रहा हूँ ना, ये केसेस को मैं एक दिन आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सारी चीज़ें आप इसको उससे मैच करके चीज़ों को आसानी से समझ भी सकते हैं। इसे नोट कर लें, देन नेक्स्ट केस को देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ केस। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज कहाँ बनी थी, एग्जैक्टली एट सी। अब की बार हम पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट की कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का क्रिएशन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका मिरर, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये पोल। ओके, ठीक है। मेरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने ए और बी से मेंशन कर दिया। दो रेस की रिक्वायरमेंट मुझे क्लियर पता है कैसा, कि ये फोकस से होके पास होगी, बिल्कुल। और दूसरा क्या, कि कुछ इस तरीके का पोल, एंड देन ये कुछ ऐसा। जहां पे भी इंटरसेक्शन होता है वहां पे क्रिएशन हो जाता है किसका, इमेज का। यहां पे क्रिएट होगी क्या, एक इमेज। ये इमेज ऐसी, ये इस तरीके की इमेज। ओके, ये इमेज होगी। देखना, पहली रे ये पैरेलल थी, इंसिडेंट रे, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे रही, ये इंसिडेंट रे थी और ये थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पे भी मीट होंगी वहां पे फॉर्मेशन होगा इमेज का, और वो इमेज कैसी कहलाएगी, ए डैश बी डैश की फॉर्म में कहलाएगी। ठीक है, क्लियरली आपको विजुअल हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे नेचर कैसा लिखा जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या जाएगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। एनलार्ज मीन्स बिगर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये फोर्थ केस नोट करने से। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट is at focus, is at focus और F, फोकस पे रखा हुआ अगर ऑब्जेक्ट होगा देन क्या होगा इमेज का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फोकस पे रखा ये ऑब्जेक्ट, एंड मुझे एक चीज क्लियर पता है, क्या पता है, कि when a light ray is parallel to principal axis, then after reflection it will passes from focus, है ना। और a light ray strike on pole, then after reflection it will make a same angle with the pole. Means क्या, ये आपका क्या, इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे,
ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे बहुत दूर पे कहीं, है ना। यहाँ पे आप कुछ ऐसा डॉट 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 करके छोड़ देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना के रखेंगे यहाँ पे और इसको डॉट 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 करके छोड़ देंगे। इसका मतलब ये क्या है कि इन्फाइनाइट पे जाके अपना इमेज का क्रिएशन कर लेंगे। देखिएगा ये रही ऑब्जेक्ट, और इमेज का क्रिएशन कहाँ पे होगा, इन्फाइनाइट पे बहुत बिग साइज का होगा, बिग साइज का इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रे आपस में जाके कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर कैसा लिखेंगे आप, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान से अगर देख रहे होंगे अब, तो अभी तक सभी केसेस में नेचर जो था ना इमेज का, वो सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड है ना। अच्छा, पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी। पोजीशन किसकी, इमेज की। इमेज की पोजीशन इंफिनिटी पे मिलेगी। साइज कैसा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। ओके, इसे नोट करें। लास्ट केस देखते हैं, सबसे लास्ट केस। ध्यान रखिएगा, इस केस में कुछ स्पेशल है ना। इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसे, क्योंकि यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहां पे क्या करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, या फिर क्या लिखेंगे, इज बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस एंड पोल के बीच में अगर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, उसको समझिएगा जरा एक बार। ये पोल, फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये है आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिरर है। क्यों? क्योंकि ये केव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो कैसी है, जहां पे आप पोजीशन रखते हैं ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की पोजीशन डिसाइड की जाती है, ठीक है। मैंने पोजीशन रखी है इस ऑब्जेक्ट की कहाँ पे, बिटवीन सी एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल एंड फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मुझे कैसे दिखाना होता है इसे, ए और बी के फॉर्म में। डेफिनेटली ना, बिल्कुल। देन इसके बाद मुझे पता है पहला रूल क्या बोलता है कि व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास इट फ्रॉम फोकस। क्लियर ही, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि व्हेन इट स्ट्राइक ऑन पी, देन जितने एंगल से वो पी पे स्ट्राइक करती है सेम एंगल से ये रिटर्न हो जाती है। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें ना, तो ड्रॉ करते समय कुछ ऐसा आपको दिखाना है कि रे फ्यूचर में इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे। कैसी रे है ये तो इंसिडेंट रे थी, और ये थी क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे तो पता है क्या होती है, वो रे जो ऑब्जेक्ट से मिरर पे स्ट्राइक करने वाली होती है वो इंसिडेंट रे होती है ना। ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब इस स्ट्राइक पे करने के बाद जो रिटर्न हो रही है ना, वो रिफ्लेक्टेड रे है। रिटर्न हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद ये रिटर्न होके आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे है। स्ट्राइक होने के बाद रिटर्न होके आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं भी मीट नहीं करेगी। अगर आपस में मीट नहीं करेगी तो कोई भी रियल इमेज क्रिएट नहीं होगी, और इमेज अगर क्रिएट नहीं होगी देन आपको समझना तो है कि इमेज का क्रिएशन कहाँ पे। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी रिफ्लेक्टेड रे का एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइन होती है, जैसी लाइन ये होती है सेम स्ट्रेट लाइन हम लोग उसको इमेजिनरी फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। कुछ ऐसी ही लाइन इसकी भी ड्रॉ कर देते हैं, कुछ ऐसा। और देन अब जो ये लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन जो मीट कर रही है, वहां पे क्रिएशन होता है एक इमेज का, जिसे ए डैश एंड बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इमेज हो जाती है कैसी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज जहां पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर होती हुई दिखती है, मीट होती, अपीयरिंग टू मीट होती हुई दिखती है ना, अपीयर टू मीट हो रही होती है, वहां पे फॉर्मेशन होता है वर्चुअल इमेज का। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जिसका फॉर्मेशन इन द मिरर होता है, इन द मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जरूर है, लेकिन जब आप एक, मैंने प्लेन मिरर भी आपको बताया था ना, प्लेन मिरर कैसा, कुछ इस तरीके का। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या, ये पोजीशन जो होती है वो इन द मिरर की पोजीशन कहलाती है। इन द मिरर की, मिरर में इस इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेन मिरर में तो ऐसे ही होता था ना, बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। जब कभी भी आप इस कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको एग्जैक्टली सेम सीधा सीधा दिखता है बड़े फॉर्म में, कहाँ पे, मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेचर लिखना चाहे तो नेचर कैसा लिखेंगे, वर्चुअल।
और जो भी इमेज वर्चुअल होती है ना वो इरेक्ट भी होती है, ठीक है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि इनकी रियल रिफ्लेक्टेड रे बीट नहीं कर रही थी, इनकी इमेजरी लाइन से इमेज का क्रिएशन हो रहा था, इसलिए ये वर्चुअल। और इरेक्ट इसलिए क्योंकि जैसी इमेज ऑब्जेक्ट था उसी सेम स्ट्रक्चर का आपको इमेज दिखता है। स्ट्रक्चर बोल दें या फिर टॉप है ऑब्जेक्ट का, वही टॉप आपको इमेज में भी दिखता है, ये बॉटम है वही बॉटम आपको इमेज में भी दिखता है। इस वजह से इसे इरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? इन द मिरर होगी, इन द मिरर, मिरर में आपको इमेज बनती हुई दिखेगी। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? इनलार्ज होगा, इनलार्ज। ओके, तो ये 6 केसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। तो ये 6 केसेस आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, और अगर कहीं कुछ डाउट है तो मुझे बताने की कोशिश करिएगा ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और मैंने इससे पहले भी बताया है कि अगर आपको कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप का नंबर आपको मिला होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज व्हाट्सएप का नंबर अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7987261064। न केवल फिजिक्स बल्कि आप केमिस्ट्री के डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स के डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और केमिस्ट्री तो मैं आपको, फिजिक्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिलेबस कंप्लीट होते ही आपका फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी मैं इसी तरीके के वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन 2023 एंड 24, ठीक है। बस ये कि मेरे साथ मन लगा के डबल मेहनत से थोड़ी पढ़ाई करिए। मैं मान रहा हूँ कि जो वीडियो का टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम है, जिसकी बेसिस पे आपको थोड़ा सा कम कंटेंट मिल पाता होगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। आप रेगुलर बेसिस पे अगर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये ध्यान से समझिएगा, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। इसका पूरा रिवीजन मैं कल की क्लास में फिर से करा दूंगा, एक टेबल आपको क्रिएट करवा दूंगा ताकि उसको आपको समझने में और उसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। वो कौन से कॉन्सेप्ट है उसको 1 बाय 1 मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बस फ्रैंकली इसी वीडियो के साथ आप बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे और न्यूमेरिकल के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप दिस लेक्चर विल गिव यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। थैंक यू।